गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने सिविक्स के चैप्टर फर्स्ट के हमने 4 लेक्चर कर लिए थे। अब ये 5th लेक्चर हम इस वीडियो में करेंगे। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि मिड डे स्कीम वगैरह, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंक्रीजिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। लेकिन ये जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स यही काफ़ी नहीं है, और भी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरतें हैं। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड, यद्यपि जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसने काफ़ी हेल्प की है द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, एडमिशन को लेकर और अटेंडेंस को लेकर गरीब बच्चों के स्कूलों में इन चीज़ों को लेकर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। There continues to be big difference in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. हमारे देश में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, जो अमीर बच्चों के बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं और गरीब स्टूडेंट्स जिन स्कूल्स में जाते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. आज भी हम देश में कई स्कूल ऐसे देखते हैं जहाँ पे दलित बच्चे जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है और अनइक्वल बिहेवियर किया जाता है। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन, ऐसे बच्चों को अनइक्वल सिचुएशन में धकेला जाता है इन विच देयर डिग्निटी इज़ नॉट रिस्पेक्टेड, जहाँ पे उनकी जो प्रतिष्ठा है उसका सम्मान नहीं किया जाता। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल, और यही वजह है कि लोग उनको इक्वल मानने के लिए इनकार कर देते हैं। इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट, यद्यपि जो कानून है वो इस बात की डिमांड करता है, लेकिन लोग जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस, और इसका वजह क्या, इसका रीज़न क्या है कि एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली, कि लोगों का जो एटीट्यूड है वो एकदम से चेंज नहीं होता, वो धीरे धीरे चेंज होता है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम या प्रोग्राम्स निकाल दिया तो लोग उसको तुरंत फॉलो कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, यद्यपि लोग अवेयर हैं, भली भांति जानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कानून के खिलाफ है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल इन अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी लोग जो है अनइक्वल बिहेवियर करते हैं। किस बेसिस पर करते हैं कि वो दूसरी कास्ट का है, दूसरे धर्म का है, कि वो एबल नहीं है, योग्य नहीं है, और कि उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो ठीक नहीं है, यानी गरीब परिवार से बिलोंग करता है, तो और कि वो वुमेन है। ये सब चीज़ें, इन सब बेसिस पर उनके साथ अनइक्वल बिहेवियर किया जाता है। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर, जब लोग ये सोचना शुरू कर देंगे कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है, कोई भी लो कास्ट का नहीं है, एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, और हर एक पर्सन को अधिकार है कि उसकी जो प्रतिष्ठा को सम्मान दिया जाए, यानी उसकी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन रखा जाए, ये सबका अधिकार है। ये दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज, तभी जो प्रेजेंट एटीट्यूड है वो चेंज हो सकता है। एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज कंटिन्यूस स्ट्रगल, जो इक्वलिटी, जो एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, वो क्या है कि उसमें कंटिन्यूस स्ट्रगल हो रहा है, यानी इक्वलिटी को कायम रखने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। एंड वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू, और उसके लिए सिर्फ एक या तो व्यक्ति ही नहीं बल्कि विभिन्न समुदाय इंडिया के अपना योगदान देते हैं। एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक, और इसके बारे में आप इस बुक में और ज़्यादा आगे पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। जो इक्वलिटी को लेकर जो इश्यूज चलते हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बल्कि जो दूसरी डेमोक्रेसीज भी हैं जिनमें लोगों के साथ अनइक्वल बिहेवियर किया जाता है। You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. यहाँ पे बात कही गई है कि सिर्फ आप ये जानकर हैरान होंगे कि इंडिया ही ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहाँ पर इनइक्वल बिहेवियर किया जाता है और जहाँ पे लोग लगातार इक्वलिटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। द ट्रूथ इज़ दैट, बल्कि सच्चाई ये है, इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, काफ़ी सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में अराउंड द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में द इशू ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू। इक्वलिटी का जो मुद्दा है वो की इशू, मेन मुद्दा बन चुका है, अराउंड विच कम्युनिटीज़ स्ट्रगल, जिसके लिए जो समुदाय हैं उनमें संघर्ष होता है। इसलिए फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसीलिए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहाँ पे द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर वर द स्लेव, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके पूर्वज जो कि जिनको दास समझा जाता है, स्लेव मीन्स जो कि नौकर का काम करते हैं, हु वर ब्रोट आउट फ्रॉम अफ्रीका, जिनको अफ्रीका से लाया गया है। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल, वो अपने जीवन को आज भी डिस्क्राइब करते हैं कि वो अनइक्वल, बुरी तरह से अनइक्वल का शिकार होना पड़ता है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वॉज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। इन सब फैक्ट्स के बावजूद वहाँ पे 1950s के बिल्कुल लेट आखिर में एक मूवमेंट चली और उस मूवमेंट ने अफ्रीकन अमेरिकन के लिए समानता के अधिकार के लिए लड़ाई की। प्रेयर टू दिस, इससे पहले अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली। इससे पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ, और कानून के तहत उनसे जो इक्वलिटी थी उससे इनकार किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक, जब वो बस में कहीं बैठ के जाते तो उन्हें या तो पीछे बैठना पड़ता था बस में, या फिर सीट से खड़े होना पड़ता था, गेट अप खड़े होना पड़ता था। व्हेन एवर अ वाइट पर्सन विश्ड टू सिट, जब भी कोई गोरा व्यक्ति वहाँ पे बैठना चाहता था। ये एक इवेंट है रोजा पार्क्स की। रोजा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, जो रोजा पार्क है वो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, शी रेफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। 1955 में 1 दिसंबर को उसने अपनी सीट से खड़े होने से इनकार कर दिया, जब वो अपना पूरा दिन काम करके थकी हुई जब बस में बैठ के आ रही थी, तो जब कोई वाइट पर्सन वहाँ पे उसको खड़ा होने के लिए कहता है तो रोजा पार्क्स ने मना कर दिया। हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन, उसका जो इनकार करना था वो उससे एक बहुत ही एजिटेशन मीन्स एक बड़ा विद्रोह हुआ अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड, जो असमानता का व्यवहार जो अफ्रीकन अमेरिकन के साथ ट्रीट किया जाता था उसके खिलाफ एक आवाज़ उठी, एंड विच केम टू नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट, और इस मूवमेंट को नाम दिया गया सिविल राइट मूवमेंट्स। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964, अगर आपसे पूछा जाए सिविल राइट एक्ट था ये कब पास हुआ, 1964 में, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, और इस एक्ट के तहत जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको क्या किया गया, प्रोहिबिटेड, जो कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
ऑन द बेसिस, जो किस बेस पर नहीं किया जाएगा, रेस यानी जाति, रिलीजन, धर्म, नेशनल ओरिजिन, किस देश का नागरिक है, इन बेसिस पर। It also stated that all school would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate school specially set up from them. और ये भी कहा गया कि अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए अलग से स्कूल नहीं खोला जाएगा, यानी जो वाइट पर्सन है और जो ब्लैक है उन सब के लिए, सब उनके बच्चों के लिए एक ही स्कूल होगा। However, despite this, a majority of African American continue to be among the poorest in the country. लेकिन इस सब के बावजूद भी जो अफ्रीकन अमेरिकन में ज़्यादातर लोग कंटिन्यूस टू बी अमंग पूरेस्ट, देश में फिर भी काफ़ी सारे बिल्कुल ही गरीब लोग थे। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल, और वो इतने गरीब थे कि उनमें से मोस्टली जो गवर्नमेंट स्कूल में ही अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा सकते थे। दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज़, जहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थी वो बहुत ही कम होती थी गवर्नमेंट स्कूल्स में। एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर, और जो टीचर्स थे वो भी कम क्वालिफिकेशन वाले होते थे एज़ कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट हु आइदर गो टू प्राइवेट स्कूल और लिव इन एरिया वेयर द गवर्नमेंट स्कूल आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल। किन की कंपैरिजन में, जो वाइट स्टूडेंट्स थे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, जो वहाँ की जो स्कूल की कंडीशन थी वो गवर्नमेंट स्कूल से काफ़ी हाई लेवल की थी। नेक्स्ट, चेंजेज ऑफ डेमोक्रेसी। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी देश पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। जो बहुत सारे समुदाय और बहुत सारे लोग जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज़। और जो इक्वलिटी को लेकर एक इक्वलिटी की पहचान के लिए काफ़ी हाई लेवल पर जो इस इक्वलिटी की धारणा को एक्सपेंड करते हैं। सेंट्रल टू दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन। और इसका मेन जो सेंट्रल पॉइंट क्या है कि स्ट्रगल, संघर्ष करना अपने सभी व्यक्तियों के लिए, फॉर द रिकॉग्निशन, पहचान के लिए, एज इक्वल यानी अपने खुद को इक्वल मानना, एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन, और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इश्यू ऑफ इक्वलिटी अफेक्ट। इस बुक में आप पढ़ेंगे कि कैसे जो इक्वलिटी के इश्यूज़ हैं वो प्रभावित करते हैं वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स, हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को डेमोक्रेटिक इंडिया में। एज यू रीड दिस चैप्टर, जैसा कि आपने ये चैप्टर पढ़ा, थिंक अबाउट वेदर द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स, तो सोचिए कि जो इक्वलिटी है वो सभी व्यक्तियों के लिए, एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटीज अपहेल्ड, और उनकी जो डिग्निटी है, शान है, प्रतिष्ठा है, उसको कायम रखने के लिए जो इक्वलिटी है सभी व्यक्तियों के लिए अपहेल्ड, क्या वो जारी रहती है। तो स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।